हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेटा पार्ट 2 है। इस पे मैं आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताऊंगी। हमने लास्ट वीडियो में बेटा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है जी, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा था कि वहाँ पे स्टेग्नेशन क्यों है। ऑलराइट जी, तो अब देखते जल्दी से इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑलराइट जी, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इंडिया जो था, ठीक है, वो वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जिसको वर्ल्ड वाइड पसंद भी किया जाता था, ठीक है जी। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखा कि वहाँ पे बेटा कुछ ऐसी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई नहीं, वैसे ही सेम बेटा इंडिया जो है वो अपना इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बना पाया अंडर ब्रिटिश रूल। ऑलराइट जी, सो बेटा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट थी, बहुत बेकार हालत थी। क्यों थी वो देख लेते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मतलब कि हमारी जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसमें डिक्लाइन आ चुका था, ठीक है, लोगों ने बंद कर दी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ऐसा क्यों वो आगे देखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई हैं, जो जो इफेक्ट्स आए वो देखेंगे। नेक्स्ट चीज, हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का इतना ज़्यादा रोल ही नहीं था। हमारे यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनका कुछ ज़्यादा रोल ही नहीं था। उनको बस मेन इंटरेस्ट बस यही था कि भाई रॉ मटेरियल को भेजेंगे, फिनिश गुड्स को वहाँ से ला के हमारे यहाँ पे बेचेंगे ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो अगेन हमारे यहाँ पर उनका कोई ज्यादा रोल था नहीं, ठीक है जी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे थी नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा, सिंपल समझो, ये पेन जिससे बनेगा, मान लो ये पेन बनेगा एक मशीन से, तो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी तो होनी चाहिए। ऑलराइट जी, तो वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे नहीं थी। अगेन तो हम लोग बनाते भी कैसे सारी चीजें। उसके बाद जी लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था ही नहीं इतना। सो जल्दी से इसको एक बार वन बाय वन अच्छे से डीप में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो इसका मतलब क्या, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मतलब यह है कि बेटा अब हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन आ चुका है। ऐसा क्यों, तो समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना सीधा सीधा नहीं बोला कि भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद कर दो, नो, उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑलराइट जी, सो इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। और उन्होंने नई इंडस्ट्रीज आने भी नहीं दी, पहले वाली पुरानी वाली बंद भी कराई ना सिस्टमैटिकली, तो नई उन्होंने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बनने भी नहीं दिया। उनका प्राइमरी मोटिव बस यही था, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे कि भाई ताकि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएं चीप रेट्स पे और अपनी अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज में उसको यूज करें। ऑलराइट जी, समझ रहे हो, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, समझो कि अगर हम लोग अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज बना लेंगे तो वो रॉ मटेरियल तो हम लोग यूज करेंगे, तो वो लोग क्या यूज करेंगे, वो लोग चीप रेट्स में क्या लेके जाएंगे, ठीक है। और चलो वो ले भी गए जैसे तैसे करके, तो अगर हम ही लोग यहाँ पे सारी चीजें बना लेंगे तो उनके फिनिश गुड्स कौन खरीदेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बनने ही नहीं दिया, ठीक है जी। सो उनका मेन मोटिव बस यही था कि रॉ मटेरियल लेके जाना चीप रेट्स पे और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को जो उन्होंने बनाया है वो बेचना इंडियन मार्केट्स में, ऑलरेडी हायर प्राइस पे। रीजंस क्या थे बेटा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के, तो जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, तो वो डिक्लाइन होने का रीजन बस यही था कि वो लोग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ले आए थे। बोलो तो ना सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करा है। तो देखो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भाई अगर हम लोग इंडिया से ब्रिटेन क्या भेजते हैं, रॉ मटेरियल अगर एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेटा आपको ना कुछ नहीं देना, आपका वो जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल फ्री है, समझ रहे हो। तो देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। अगर हम इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते हैं तो हमें कुछ भी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी, हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग ब्रिटेन से हमारे इंडिया में फिनिश गुड्स आते हैं, क्या आते हैं, फिनिश गुड्स आते हैं बनके, अगेन हमें इंपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं देना, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री एकदम, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो भी हम बनाते हैं, कॉटन, टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन वर्क, मेटल का जो भी वर्क, अगर हम लोग वो भेजते हैं बाहर, अगर हम लोग वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, तो उस पर हमें हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। हैवी ड्यूटी मतलब कि हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, मतलब जितनी कमाई नहीं हो रही उससे ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो इसी कारण अब भाई ऑब्वियस ही बात है, भाई बंदा क्या ही करेगा, बंदा बोलेगा इतनी तो कमाई नहीं हो रही जितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, ये इंडस्ट्रीज से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। अब इस इंडस्ट्रीज में क्या हुआ बेटा,
कोई भी काम करना नहीं चाह रहा था, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में कोई भी काम नहीं करना चाह रहा था। तो अगेन इंडियन मार्केट जो थी वो किससे भर गई, पूरी की पूरी फिनिश गुड से भर गई, जो कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे, ठीक है जी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो थोड़े से लो प्राइस रख रहे थे हमारे यहाँ के लोगों को, ठीक है जी। तो इसलिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हमने बिल्कुल ही क्या कर दिया जी, बंद कर दिया, खरीदना भी, बनाना भी, बेचना भी, ठीक है जी। तो अब उस हैंडीक्राफ्ट गुड्स को ना ही डोमेस्टिक मार्केट में कोई पूछ रहा था, एक्सपोर्ट मार्केट में तो हम लोग बेच ही नहीं सकते थे ऑलरेडी। तो ये कारण थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बंद होने के, ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। और बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है जी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अब बंद हो चुकी हैं, तो उससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स आए। तो सबसे पहले तो बेटा जब हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हुई तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। मतलब जो लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स में काम करते, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, अब जी वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, उनका काम छूट गया था, वो लोग अब काम नहीं कर रहे थे। तो मैसिव स्केल पे, मास स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट आ चुकी थी, ठीक है जी। जो आर्टिसंस थे उनको फोर्स करा गया कि भाई अब तुम लोग भी क्या करो, इंडस्ट्रीज छोड़ के एग्रीकल्चर में ही आ जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, हमारे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अब हमारे पे कुछ बनाने के लिए तो था ही नहीं, ठीक है जी, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो इसलिए इंपोर्ट कराने लग गए हम लोग फिनिश गुड्स को, ठीक है जी। इंडियन मेड गुड्स को कोई नहीं पूछ रहा था, फॉरेन कंपटीशन के आगे हम लोग नहीं चल पा रहे थे इतना, क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स थे, थोड़े से चीपर थे, ठीक है जी। तो उसको हम लोग खरीद रहे थे, फिनिश गुड्स को बाहर से खरीद रहे थे, यहाँ के हम लोग नहीं खरीद रहे थे ऑलरेडी जी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अगेन बेटा हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, वो इंडस्ट्रीज जो मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं, टूल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है जी, तो वो इंडस्ट्रीज अपने पास थी ही नहीं। सो ब्रिटिश रूल के दौरान बेटा हमारे यहाँ पे इक्का दुक्का होंगी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, बाकी तो नहीं थी, ठीक है जी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बन गई तो अब हम लोग बाहर से मंगाएंगे नहीं, हम लोग तो यहीं पे खुद बनाने लग जाएंगे। तो ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे, तो बेटा जी इसलिए हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने कभी भाई अटेंशन भी नहीं दी कि हमारे यहाँ पे वो वाली इंडस्ट्रीज बने भी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग इंडिपेंडेंट होए, वो चाहते थे हमेशा कि हम लोग उन्हीं पे क्या रहे, डिपेंडेंट रहे ऑलरेडी जी सारी चीज़ों के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोग अपनी सारी चीज़ें बनाने लग गए, तो वो लोग तो यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे, दैट्स वाई। तो इसलिए बेटा ये ऐसा पहले भी होता है और आपको पता है आज भी बहुत लोगों संग ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि बेटा आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, भले वो कोई भी हो। नेक्स्ट है बेटा लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बेटा अगेन हमारे यहाँ पे जीडीपी में इतना शेयर था ही नहीं, ठीक है। जीडीपी आपको पता है ना, ठीक है, तीनों सेक्टर्स का मिला के हम लोग जीडीपी निकालते हैं, तो आपको पता है अच्छे से, ठीक है जी। तो ग्रोथ रेट जो था न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम था जीडीपी में। और लास्ट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये तो मैंने भी आपको बताया कि भाई पब्लिक सेक्टर मतलब उस दौरान हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल इतना नहीं था, ठीक है। उन लोगों ने बस क्या बनाया, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ पोर्ट्स बना दिए, वो भी इसलिए अपने लिए, ठीक है, क्योंकि उनको उससे काम करना था इसीलिए, ठीक है जी। तो ये उनका रोल था बस, बाकी उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप हमारे यहाँ पे नहीं की। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फॉरेन ट्रेड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर देना। फॉरेन ट्रेड की मैं वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। एंड इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप स्टडी ब्रैकेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, और या फिर आप सिंपल कमेंट में भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।